लास्ट टाइम पढ़ा था टैक्सोनॉमी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था टैक्सोनॉमी क्या है ना। पिछले लेक्चर में देखा था टैक्सोनॉमी में हमने कहा था आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है, और हमने ये भी कहा था कि द टर्म वाज कॉइन्ड बाय डी कंडोली इन 1813। इसके साथ साथ हमने कहा था कि टैक्सोनॉमी में दो तरह की टैक्सोनॉमीज आती हैं। चलिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। टू टाइप्स। पहली कौन सी थी? इट वाज ओल्ड और क्लासिकल टैक्सोनॉमी। और इसमें हमने क्या कहा था? इसमें हमने कहा था कि स्पीशीज जो है, इसमें कुछ पॉइंट्स हमने बड़े इंपॉर्टेंट कहे थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम अगला टॉपिक जो है पढ़ सकें। स्पीशीज क्या है? इज द बेसिक यूनिट। ये एक बेसिक यूनिट है। दूसरी चीज, इट इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। यानी इसका इवोल्यूशन के साथ कोई लेना देना नहीं। तीसरी चीज हमने ये भी कही थी कि नो रोल ऑफ सबस्पीशीज और रेसिस। देखो सबस्पीशीज और रेसिस का कोई लेना देना नहीं था इसमें। सबस्पीशीज क्या हुई या रेसिस क्या हुई? देखो जैसे जैसे हम सिंपल सी बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमंस में देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेसेस। जैसे मंगोलियन रेस है, अफ्रीकन रेस है जिनको निग्रोइड रेस कहते हैं, ठीक है, एशियंस हैं, सो अलग यूरोपियंस हैं। तो ये क्या है? अलग अलग रेसेस ऑफ ह्यूमंस हैं तो सारे होमोसेपियंस, है तो सारे इंसान, लेकिन क्या है, हर एक अलग अलग रीजन में रहता है और उनकी अलग अलग जेनेटिक मेकअप है। और अलग अलग जेनेटिक मेकअप होने की वजह से क्या है, उनका रहन सहन, उनकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है ना। कोई ठंडे इलाके का रहने वाला है, जब वो एकदम गर्म में आता है तो उसको प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। यूरोपियंस देखो धूप में पड़े रहते हैं। वो क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि वो ठंडे इलाके हैं। जब वो यहाँ आते हैं, इंडिया में आते हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज में आते हैं, विटामिन डी सोर्स, धूप में पड़े रहते हैं ताकि उनको मेलानिन पिगमेंट मिले, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन हो, कैल्शियम फॉर्मेशन हो। तो ये सारी चीजें जो है रेसिस में आती हैं। लेकिन पहले जब ओल्ड टैक्सोनॉमी था वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ स्पीशीज को एक बेसिक यूनिट माना गया कि स्पीशीज होती है, उसके आगे सब स्पीशीज रेसिस कुछ नहीं। चौथी चीज यहाँ क्या कहा गया कि देखिए जी, जितनी भी स्पीशीज है, ऑल द स्पीशीज आर ओनली लिमिटेड टू मॉर्फोलॉजी। दे आर डीलिमिटेड टू, मैं यहां कहूंगा डीलिमिटेड टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के साथ ही रिलेट करता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, और कोई कैरेक्टर भी नहीं है। हमने एक और बात कही थी कि अगर यहाँ ओल्ड टैक्सोनॉमी में क्या होता था, 2 या 3 इंडिविजुअल्स की स्टडी की या 2 या 3 स्पेसिमेंस की स्टडी की और स्पीशीज कंफर्म कर दी कि ये उसकी स्पीशीज है। तो यहाँ क्या था, स्पीशीज जो था, स्पीशीज इज कंफर्म्ड बाय ओनली टू और few individuals। देखिए ये एक ड्रॉबैक ही था कि 2 या 3 या 10 इंडिविजुअल्स को हमने स्टडी किया और हमने कहा ये एक नई स्पीशीज। ये कोई बात नहीं बनती। रीजन इसका क्या था वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टडी किया था। वो स्टडी क्या किया था, हमने कहा कि देखिए स्पीशीज इज स्टैटिक और फिक्स्ड, इसमें कोई चेंज नहीं आती। यानी यहां किसी भी, हमने शुरू में कहा इट इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है, मॉडिफिकेशन विद टाइम। और अगर समय के साथ किसी में चेंज नहीं आ रही तो स्पीशीज में कोई चेंज आएगी?
मान लो समय के साथ कोई चेंज नहीं आ रही, तो क्या स्पीशीज में चेंज आएगी? कभी नहीं आएगी। इंडिविजुअल वैसे का वैसे रहा है। वन मानुष जिसको हम अर्ली मैन कहते हैं, पैलियोलिथिक एज में इंसान 4 पैरों में चलता था, तो अगर उसमें कोई चेंज नहीं आती तो आज के हम 2 पैरों पर बाइपेडल होते, वैसे के वैसे बने रहते हैं। तो ओल्ड टेक्सोनॉमी क्या कहती है कि भाई स्पीशीज स्टैटिक है, एक बार जो स्पीशीज बन गई वो वैसी की वैसी बनी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ क्या था, ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही सिर्फ स्टडी किए गए और कुछ नहीं स्टडी किए गए। यहाँ कोई वेरिएशंस भी नहीं थी, देयर वर नो वेरिएशंस। अगर इवोल्यूशन नहीं है तो वेरिएशंस कहाँ से होंगी? वेरिएशंस आर नॉट प्रेजेंट, आर नॉट इन्वॉल्व्ड और स्टडीड, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। तो देखो यहाँ देखा जाए तो ये ओल्ड टेक्सोनॉमी थी, लेकिन अब नई टेक्सोनॉमी, एक और हमने कहा 2 टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी है, तो हम दूसरी टेक्सोनॉमी जो है इसी के बेस पर अब डिस्क्राइब करेंगे। द सेकेंड टाइप इज न्यू और मॉडर्न टेक्सोनॉमी। हल्का सा ये कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ समझने की बात है कि टेक्सोनॉमी थी क्या है, ओल्ड टेक्सोनॉमी क्या है। देखो बेसिक फंडे याद है, लैंग्वेज अपनी जितनी अपना लिखोगे उतना अच्छा है। दूसरी चीज, सेकेंड टाइप न्यू और मॉडर्न टेक्सोनॉमी। देखो न्यू और मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या है। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पहला पॉइंट यहाँ आता है वो ये है, स्पीशीज नो डाउट इज द बेसिक यूनिट। स्पीशीज बेसिक यूनिट है, इज द बेसिक यूनिट, लेकिन इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन। यहाँ मॉडिफिकेशन होती है and a product of evolution। देखिए ये बड़ा ही समय के साथ बदलाव, आज नई स्पीशीज बनने जा रही है। नई स्पीशीज क्यों बनती हैं? हर रोज नई स्पीशीज का ओरिजिन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? रीजन उसका एक ही है, वो रीजन है इवोल्यूशन। अगर इवोल्यूशन हो रहा है तो दूसरी चीज यहां क्या इंपॉर्टेंट है, वेरिएशंस आर टेकिंग प्लेस। वेरिएशंस आर टेकिंग प्लेस। एक इंसान के लाइफ में चेंजेस हो रही है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका लाइफ हिस्ट्री है, उसकी लाइफ हिस्ट्री में कुछ चेंजेस हो रही है, और वो चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है, नई स्पीशीज बन रही है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीशीज फिक्स नहीं है। स्पीशीज इज नॉट फिक्स्ड और स्टैटिक, रादर इट इज डायनामिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मूविंग। आज कभी हम कहते हैं कि आज हम कहते हैं इंसान में बदलाव आ रहा है। इंसान में बदलाव आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? विद द चेंजेस। जो दिन भर हम चेंज होते जा रहे हैं, आज हमारी सोच में और दूसरों की सोच में फर्क है, जनरेशन गैप है। वो जनरेशन गैप जो होता है इट इज ऑफ ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। तो आप देखो गैप होगा, आपसे जो छोटे बच्चे अभी पैदा हुए हैं वो कैसे होते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी एक छोटे से बच्चे को देखा, उस आजकल पेरेंट्स की भी, हमारी भी यही आदत है, बच्चों को चुप कराने के लिए हम उनको मोबाइल देते हैं। तो वहाँ भी यही था, मैं दुकान पे गया, कुछ सामान लेना था, तो हुआ क्या कि उसको बच्चा तंग करने लगा, उसने झट से मोबाइल खोला, और बच्चे को पता था कि वो जस्ट आई थिंक 1 साल का होगा, बैठता है अभी, चलता भी नहीं है। उसने झट से ऐसे ऐसे किया, यूट्यूब निकाला, उसमें से अपना फेवरेट वीडियो निकाला और खुश चुपचाप बैठ गया। व्हाट इज दैट? आने वाले टाइम में ब्रेन में चेंजेस होंगे, डायनेमिक प्रोसेस है, मूवेबल प्रोसेस है, रुक नहीं रहा है। इसीलिए हम कहते हैं वेरिएशन, चेंजिंग हो रही है।
तो यहाँ इसीलिए हम कहते हैं स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट एंड ए प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। मॉडिफिकेशन हो रही है। एक और पॉइंट में बड़ा इंपॉर्टेंट कहूंगा यहाँ पे सब स्पीशीज एंड रेसेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। वहां हमने क्या कहा कि सब स्पीशीज और रेसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या आज रेसेस होता है, रेसिज्म है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, अमेरिका में जाओ, रेसिज्म है। ब्लैक और व्हाइट पीपल है। महात्मा गांधी जी को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से धक्का मार के बाहर निकाला था, क्यों निकाला था? एशियन ब्लैक पीपल, वहां होता है ये ब्लैक और व्हाइट का नस्लवाद है, तो वो क्या है? रेसिस। नाउ दीज डेज, मैं कहने का मतलब वही है, मैं कहीं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि सब स्पीशीज एंड रेसिस आर इंपॉर्टेंट, आर इक्वली इंपॉर्टेंट। क्लियर? क्लियर है? अब उसके बाद पांचवा पॉइंट देखो, यहां क्या है, जैसे हमने वहां कहा ओल्ड टेक्सोनॉमी में क्या था कि हमने कहा कि देख लीजिए कैरेक्टर्स जो है, जो भी कोई स्पीशीज अगर बनती है तो वो उसका जो लिमिट कहां तक है? सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर टेकन, वहीं तक, और कुछ नहीं लेते। लेकिन यहां क्या है, हियर मॉर्फोलॉजी तो देते ही लेते हैं, मॉर्फोलॉजिकल डिलिमिटेशन जो हमने वहां कहा, डिलिमिटेशन इज रिप्लेस्ड बाय बायोलॉजिकल डिलिमिटेशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है इन मॉडर्न टेक्सोनॉमी। सिंपल सी बात, यहां हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं लेते हैं, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं लेते, वो कहता है उसके बदल गया है सिस्टम। हम कौन से कैरेक्टर ले रहे हैं? बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स में क्या आते हैं? जैसे कीमोटेक्सोनॉमी, जैसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, द एडवांस्ड ब्रांचेस। क्यों भाई? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ले रहे हैं, कीमो टेक्सोनॉमी ले रहे हैं, साइटो टेक्सोनॉमी ले रहे हैं, तो ये क्या है? ये एडवांस्ड ब्रांचेस है, अलग अलग ब्रांचेस हैं टेक्सोनॉमी की। यानी हम कैरेक्टर्स की क्या कर रहे हैं? मोर कैरेक्टर्स आर बीइंग टेकन। अब यहाँ जो हम स्पीशीज बनाते हैं, इस न्यू और मॉडर्न टेक्सोनॉमी में किसी भी नई स्पीशीज बन रही है, डेली स्टडी चल रही है, क्या यहाँ हम एक या दो स्पीशीज से गुजारा कर लेंगे? हमने एक दो इंडिविजुअल पढ़े, उसके बारे में स्टडी किया कि ये वैसे ही है, तो हमने नई स्पीशीज निकाल दी? ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हम कह सकते हैं मैनी इंडिविजुअल्स आर स्टडीज, many individual organisms are studied. Organisms are studied. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है to give out a final species. और फिर भी अगर देखा जाए, बहुत सारे इंडिविजुअल्स की हम स्टडी करते हैं और फाइनली हमें लगता है कि अगर एक स्पीशीज नई बन रही है तो हम उसका नाम लेते हैं। लेकिन यहाँ देखो फिर से वही बात आएगी, देखो ओल्ड और न्यू में यही फर्क है। आप देखो ओल्ड के हमने जो पॉइंट्स लिखे वहाँ ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट पॉइंट्स हैं। तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से हमने फॉर्मेट किया है कि ये आपके क्या है, आराम से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। Taxonomy and its types, old and new taxonomy। अब दोनों में फर्क फिर से सुन लीजिए, एक बेसिक फर्क याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो पॉइंट मैंने लिखा है, सब स्पीशीज एंड रेसेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। स्पीशीज आर नॉट फिक्स्ड, दे आर स्टैटिक। वेरिएशंस, इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। ये इसके 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 5 हालांकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं,
लेकिन यही 5 पॉइंट्स अगर आप वहां डिस्क्राइब कर देंगे इन ऑपोजिट लेंथ और यही 5 यहाँ दोनों को, और ये आपका क्या हो जाएगा, यू कैन ऑल्सो राइट, यही क्वेश्चन आपका क्या बन गया। अगर आपको आता है डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड मॉडर्न टेक्सोनॉमी, क्या लिख सकते हैं अब हम, बिल्कुल वैसे ही लिख दिया है, कर दो आप वहां कह दो कि स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट, सब स्पीशीज एंड रेसेस आर नॉट इंपॉर्टेंट, और यहां क्या कहोगे, स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट, या ऐसे पॉइंट दे दो, स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट एंड नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, यहां दे दो स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट एंड ए प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, वहां कह दो इन ओल्ड टेक्सोनॉमी सब स्पीशीज एंड रेसेस आर नॉट इंपॉर्टेंट, यहां इंपॉर्टेंट, they are morphologically delimited, here if they are also biologically delimited, points बन रहे हैं वही, many individuals organisms are studied, only one or two or few individuals are studied, variations are taking place, there are no variations are taking place, हो गए 5 पॉइंट, हो गए ओल्ड और मॉडर्न दोनों के पॉइंट्स हो गए, तो ये 5 पॉइंट्स हमने याद, क्लियर है। नाउ इसके बाद एक और टॉपिक हम कर लेते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और उसके बारे में जानना भी जरूरी है, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट इज आइडेंटिफिकेशन। तो भी सिस्टमैटिक्स में ये तीनों चीजें आती हैं, चारों चीजें आती हैं, डिस्क्रिप्शन भी आता है, आइडेंटिफिकेशन भी आता है, क्लासिफिकेशन भी आता है, नॉमेनक्लेचर भी आता है। हमने नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं, टैक्सोनॉमी कर चुके हैं, यूजेस ऑफ टैक्सोनॉमी कल करवाऊंगा मैं आपको, लेकिन उसके बाद उससे पहले हम कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन और कल करेंगे साथ में उससे क्लासिफिकेशन। चलिए पहले हम आइडेंटिफिकेशन को थोड़ा सा खत्म करते हैं। देखो आइडेंटिफिकेशन क्या है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मैं वही कहूंगा कि जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है। अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन क्या है, अगर हम किसी इंडिविजुअल को किसी प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में रखना चाहते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है एक प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन में रखा गया है, ऐसे नहीं रखा गया है, ऐसे नहीं रखा गया है। जैसे मैमल्स हैं उनको क्लास मैमेलिया में रखा गया है, इंसेक्ट्स हैं उनको क्लास इंसेक्टा में रखा गया है। अब ये तो नहीं है कि इंसेक्टा क्लास में आपने किसी मैमल को डाल दिया, एलिफेंट को डाल दिया इंसेक्ट्स में, कभी डाला है? हमने सारे मैमल्स को कहाँ डाला है, मैमलिया क्लास में ही डाला है कि नहीं? सारे इंसेक्ट्स को किस में डाला है, इंसेक्टा क्लास में ही डाला है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी इंडिविजुअल को की प्रोसेस करते हैं, उसे डिटरमाइन करते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है, तब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अपनाते हैं। उसे किस ग्रुप में डाला जाएगा, कहाँ पे प्लेस किया जाए, पहले उसके कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता है टैक्सोनॉमी की वजह से। देखो टैक्सोनॉमी कितनी इंपॉर्टेंट है, हम सारे कैरेक्टर स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली उसको प्लेस करते हैं। कहाँ पे प्लेस करना है उसको, समझ आ रही है मेरी बात? जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मान लेते हैं ये एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले हमने लिख दिया किंगडम, फिर हमने लिख दिया फाइलम, फिर हमने लिख दिया क्लास, आगे ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये एक टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑर्डर है, याद रखिएगा, ये हम नेक्स्ट अभी करने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब ये देखो, ये जो आपको यहां दिख रहा है, हमेशा कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो इसी ऑर्डर में क्लासिफाई किया जाता है, इसी ऑर्डर में। जैसे हम कहते हैं किंगडम एनिमलिया, तो इसमें कौन आएगा, किंगडम एनिमलिया में कौन आएगा, ओनली एनिमल्स, है ना, ओनली एनिमल्स। और अगर मैं यहां लिखता हूं फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो वो कौन से आएंगे, कौन से एनिमल्स आएंगे यहां जिनके जॉइंटेड फुट है, जैसे कॉकरोच जॉइंटेड फुट, प्रॉन, क्रैब्स। क्लास मान लेते हैं, मैं यहां लिख देता हूं इंसेक्टा। तो
तो इसमें कौन से आएंगे? सेक्सोम। तो कहने का मतलब आगे नहीं मैं जाऊंगा, मैं कहने का मतलब क्या कह रहा हूं कि आप किसी भी इंडिविजुअल को जब आप आइडेंटिफाई करते हो तो आप उसको एक प्रॉपर जगह पे रखते हो, समझे मेरी बात? और वो जगह क्या होती हैं? वो जगह बेसिकली क्या होती है? वो जगह होती है दीज टेक्सोनॉमिकल, या इनको बोलते हैं कैटेगरीज। इनको क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में डालते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? हम डेफिनेशन यहां कहते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, इट इज द process of determining a proper place of an organism, place of an organism। और मैं इसके साथ एक और चीज लिखने जाऊंगा, एंड ऑल्सो टू फाइंड आउट द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन याद। देखिए ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो मैंने यहां लिखा है, आइडेंटिफाई में आपने क्या देखा? आपने देखा कि हमने क्या करना है, एक इंडिविजुअल को एक प्रॉपर प्लेस पे, एक प्रॉपर प्लेस पे उसको रखना है। अगर वो जॉइंटेड फुट है तो उसे आर्थ्रोपोडा पे डालेंगे, अंडरस्टूड? अगर वो मैमल्स हैं तो उसे मैमेलिया में डालेंगे, कॉर्डेट्स में डालेंगे, समझे मेरी बात? एम्फीबियंस हैं तो कॉर्डेट्स में डालेंगे, समझे मेरी बात? तो एक ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर प्लेस देनी है और वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। दिस इज द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस इज टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। हम बिल्कुल ऐसे ही रखते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उल्टा पुल्टा इसको लिख देंगे, ये हम करेंगे आगे, नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में रखना है उसको। तो इसीलिए डेफिनेशन क्या कह रहा है कि यहां हम क्या करेंगे? प्रॉपर प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ढूंढेंगे, ठीक है? एक ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर प्लेस में फिट कर देंगे। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं? हम उसका नाम भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम उसका नाम भी ढूंढते हैं। समझ आ गई मेरी बात? इसके साथ साथ एक और चीज याद रखिएगा कि सिर्फ हम यही काम नहीं करते हैं कि इसको प्रॉपर प्लेस में रखेंगे और इसका नाम ढूंढेंगे। अगर कोई, देखो रोज क्या हो रहा है, रोज नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो रहे हैं, उन नए ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर प्लेस पे रखना है, प्रॉपर नाम देना है, वो भी काम यही करता है। नए ऑर्गेनिज्म को भी प्रॉपर जो नाम देना है वो कौन दे रहा है? यही आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस से ही होता है, यही सिस्टमैटिक्स का प्रोसेस है। और यही सबसे, अगर लिविंग वर्ल्ड में अगर कोई टॉपिक पढ़ने वाला है ना, समझने वाला है, तो वो ये वाला टॉपिक है, आगे कुछ नहीं है। अंडरस्टूड? तो 11th की बायोलॉजी टोटली डिफरेंट है, इसको वैसा मत समझिए कि अगर आपको 10th में जैसे होता था हु इज राम, राम इज ए बॉय, तो आपको फुल मार्क्स मिल गए। किसी ने पूछा हु इज शीला, शीला इज ए गर्ल, उसको फुल मार्क्स मिल गए। ऐसा नहीं है बायो, समझे मेरी बात? तो बायो थोड़ी डिफरेंट है, इसीलिए जब आप 10th से 11th में आते हो ना तो थोड़ा डिफिकल्टी आती है। और ये पहला चैप्टर ही ऐसा है कि जहाँ आपको डिफिकल्टी आएगी, फिर आगे आगे थोड़ा और कम्प्लेक्सिटी तो आएगी, लेकिन समझ आना शुरू हो जाएगी कि है क्या, क्योंकि इसकी 11th की जो बायोलॉजी है थोड़ी सी ड्राई है, समझे मेरी बात? तो बहुत, अगर कहीं भी आपको समझ नहीं आता है तो फिर से पूछिए, ठीक है? क्लियर है? चलिए।